हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीपी टेस्ट लैब चैनल अगेन। तो अभी तक तो हमने मैनुअल टेस्टिंग की सारी चीज़ें देख ली है, मतलब उसका बेसिक्स से लेके उसके इंटरव्यू क्वेश्चन तक, चाहे वो फ्रेशर रहे या फिर एक्सपीरियंस रहे। सही है। तो अभी हम आज से चालू करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग के बेसिक्स, क्योंकि आप अगर टेस्टर बनना चाहते हो या फिर क्वालिटी एश्योरेंस के डोमेन में आना चाहते हो तो आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेशन में आना चाहिए। और आप एक बात समझ लो कि डेवलपर और टेस्टर में कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है आजकल। बस इतना ही है कि डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है और जो टेस्टर होता है वो मैन्युअली टेस्ट भी करता है, और ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट टेस्ट कैसे हो उसका भी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिखता है, तो उसको भी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट हो आजकल 100% है ही है। तो अगर आपको इस डोमेन में थ्राइव करना है या फिर आप आगे बढ़ना है तो आपको ऑटोमेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको यही से स्टार्ट करूंगा। आज का अपने इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स वी यूजुअली डू, एंड बाय व्हिच क्राइटेरिया वी डिसाइड कि हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है या फिर मैनुअल टेस्टिंग करना है। ठीक है। तो चलो, ये मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा। ये सब पीपीटी में मैंने सारे के सारे बेसिक्स मेंशन करके रखे हुए हैं। तो मैं आपको आज पहले बता देता हूँ कि ऑटोमेशन टेस्टिंग होता क्या है। सबसे पहले आप सिंपल समझ लो कि अगर आपको कोई एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आप उसमें जो मैन्युअली टेस्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपको रजिस्टर पेज चेक करना है, आपको लॉगिन पेज चेक करना है, आपको किसी बटन पे क्लिक करके देखना है कि क्या हो रहा है, कहीं कहीं पेमेंट गेटवे होता है, कहीं कहीं एसएमएस वैलिडेशंस होते हैं। तो यूजुअली हम ये सारी चीजें मैन्युअली टेस्ट करते हैं, करेक्ट। लेकिन जब हम किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो और हमारे पास रिसोर्सेज काफी कम हो, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट ये है कि अगले 2-3 साल में ये प्रोडक्ट का एकदम मैच्योर वर्जन आने के बाद हमें रिग्रेशन जो सिनेरियोज है वो भी टेस्ट करने हैं, और बार बार जो नए फीचर्स आ रहे हैं उनको भी टेस्ट करना है। तो उस केस में मोस्टली हम ऑटोमेशन का हेल्प लेते हैं या फिर ऑटोमेशन की हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कम से कम रिसोर्सेज में जल्द से जल्द खत्म करनी होती है। ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को एक आदमी लैपटॉप के सामने बैठ के टेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, वही वही बार बार टेस्ट करवाना। हाँ, नया कुछ आ रहा है तो वो इजीली टेस्ट करवा लेता है, लेकिन जो पुराने फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के वो टेस्ट करना काफी काफी डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में ऑटोमेशन काफी काम में आता है। और ऑटोमेशन के लिए हमारे पास काफी मेथड्स होती है। फॉर एग्जांपल आपने सेलेनियम का नाम सुना होगा। सेलेनियम वेब ड्राइवर है, सेलेनियम आईडीई है, और इसके लिए हम काफी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जावा यूज कर सकते हैं, उसके बाद पाइथन यूज कर सकते हैं, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट भी आजकल आ गई है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। तो जावा स्क्रिप्ट के भी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि अभी साइप्रस काफी फेमस हो रहा है, कोडस्क्रिप्ट काफी फेमस हो रहा है। ठीक है। तो उसको रन करने के लिए हम बिल्डिंग टूल्स यूज करते हैं, उसका नाम एक फेमस है, मैवेन, नाम सुना होगा आपने। उसका कोड स्टोर करने के लिए कुछ रिपोजिटरी यूज करते हैं जिसका नाम गिट होता है। इस सारी चीज़ों को CI/CD पाइपलाइन, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से रन करने के लिए एक पाइपलाइन का हम डेवलपमेंट करते हैं। उसके लिए जेनकिंस नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बार नामों से फैमिलियर हो जाए कि हाँ, जावा हो गया, सेलेनियम हो गया, वेब ड्राइवर हो गया, मैवेन हो गया, पपेटियर हो गया, या फिर जेनकिंस हो गया, गिटलैब हो गया। ये बस आप नाम पहले सुन के रखो, जब आगे आगे हम एक एक वीडियो डालेंगे तो आपको मैं हर एक चीज एकदम इजी वे में समझा दूंगा कि वो एक्चुअली यूज क्या होता है। ठीक है। तो आप सिंपल है कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे होता है ऑटोमेशन। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है किसी भी एक लैंग्वेज से जिसमें हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं जावा का एग्जांपल लेता हूँ, और ये कोड शायद हो सकता है कि सेलेनियम कॉम्पेटिबल हो, क्योंकि हर एक फ्रेमवर्क का अपना अपना एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है, तो उसमें हम कोड लिखते हैं। समझ लो हम जावा का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सेलेनियम के लिए कोड लिख रहे हैं, हमारा कोड लिख के कंप्लीट हो गया है। तो गिट नाम की एक रिपोजिटरी रहेगी, उसमें हम स्टोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जेनकिंस नाम का एक CI/CD पाइपलाइन वाला एक CI/CD के लिए इंटीग्रेशन टूल होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल, उसको यूज करेंगे। उसका यूज करके हम मैविन नाम के बिल्ड फ्रेमवर्क से बिल्ड करेंगे। और जैसे बिल्ड होता है तो किसी भी एक मशीन पे, वीएम्स पे, या फिर किसी ब्राउजर पे, एग्जांपल हो गया क्रोम ब्राउजर हो गया एक्सेट्रा, इन ब्राउजर्स पे हम उस कोड को रन करेंगे। मतलब सिंपल हमारा स्टैंडर्ड ऐसे होता है, जावा कोड लिखो सेलेनियम फ्रेमवर्क के लिए, वेब ड्राइवर के लिए, गिट में जाके वो कोड स्टोर करो, जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन का यूज करके मैवेन बिल्डअप करके उसकी जार बना लो। समझ लो जार या फिर कोई भी वार वॉर बना लिया। वो बनने के बाद किसी भी वीएम को चूज करो, वीएम पे ब्राउजर का कॉम्पेटिबिलिटी देखो और उसके ऊपर कोड रन करो।
और इसमें क्या होता है कि जो भी हमने ऑटोमेट किया है वो हम आराम से रन कर लेते हैं। तो ये है हाई लेवल ऑटोमेशन। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऑटोमेशन क्यों करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग का पता हो, तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट टाइम चेक करते हैं ना, तो हम उसमें एकदम 100% लेके बग फाइंड आउट कर सकते हैं एज अ मैनुअल इंटरवेंशन। मतलब एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि किसी भी एक चीज को अगर वो फर्स्ट टाइम रन करता है या फिर देखता है, टेस्ट करता है, तो उसको बग्स ज्यादा मिलते हैं। सेकंड टाइम करता है तो वो बोलता है कि यार 10 में से 10 तो लास्ट टाइम पास हो रहे थे, तो इस बार मैं 9 ही टेस्ट करता हूँ, एक को छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो उसको आलस आता है, वो बोर हो जाता है। तो मोस्टली ऐसा होता है, और उससे क्या होता है कि जो इफेक्टिवनेस है टेस्टिंग की वो हो जाती है कम। क्योंकि आज वो 10 टेस्ट केस कर रहा है, फिर बोलेगा कल चल ठीक है ना यार, वो तो वैसे ही पास हो रही होगी तो आज भी पास ही होगी, इग्नोर मारो। तो इस तरह की जो टेंडेंसी आती है माइंड में, तो उसको इग्नोर करने के लिए ऑटोमेशन काम में आता है। क्योंकि ऑटोमेशन में क्या है, हमने 10 के 10 टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करके रख दिया है। चाहे आप मैन्युअली रन करो ना करो, एक एक क्लिक पे वो ऑटोमेटिकली 10 के 10 टेस्ट केसेस को रन कर लेगा। करेक्ट। तो मतलब आपको 10 टेस्ट केस विदाउट एनी फेलियर, मतलब फेलियर इन द सेंस विदाउट एनी फेलियर इन द एग्जीक्यूशन, प्रोडक्ट में फेलियर आए लेकिन एग्जीक्यूट करने में कोई स्टॉपेज ना आए, इसलिए ऑटोमेशन काम में आता है। और उससे हमारा मैनुअल टेस्टिंग का लोड भी कम हो जाता है। और अगर कोई मल्टी लैंग्वेज साइट्स हो, 10-12 साइट्स हो अलग अलग, तो ऑब्वियसली अगर 10 लोग भी हम रखेंगे ना, तो भी अलग अलग 10 साइट पे अगर इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, जापानीज, ये सारी अगर वेबसाइट्स अपने पास रेडी है, तो उसमें हम बग फाइंड करने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है और टेस्टिंग की क्वालिटी थोड़ी लो होती है मैनुअल में। तो इसके लिए कभी कभार ऑटोमेशन काफी काम में आता है। और उसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हम कौन सी टेस्ट केस ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये तो थियोरेटिकल है, ये आप थ्योरी एक बार पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको हाई लेवल बता देता हूँ कि यूजुअली जो एकदम बिजनेस क्रिटिकल यूज केसेस है, फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे कल के कल एक सॉफ्टवेयर रिलीज करना है, ठीक है, कस्टमर ने बोला है कि भाई ये 2 बग पहले फिक्स करके दो क्योंकि ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी है, और मुझे कल के कल ये सॉफ्टवेयर चाहिए क्योंकि मुझे कल डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं 10 बंदों को भी बैठा दूंगा ना प्रोडक्ट पे कि यार तुम पूरे के पूरे पिछले 50 जो यूज केसेस थे जो अभी तक चल रहे थे, उसके साथ साथ ये जो 2 नए बग हम फिक्स कर रहे हैं वो टेस्ट करके दो, तो मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो जितना अंडर प्रेशर काम करते हैं उसकी उतनी क्वालिटी लो हो जाती है। सही है, सही है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, यूजुअली कंपनीज क्या करती है, वो बोलती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें जो भी हमने आज तक टेस्ट करके रखा है उसको पहले से ही ऑटोमेट करके रखो। ये ऑन टाइम प्रोसेस नहीं होती है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। समझ लो पिछले महीने मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसमें 50 यूज केसेस थी, उसको मैंने ऑटोमेट कर लिया है पिछले महीने, ठीक है। और अभी आज अगर कस्टमर आता है, वो बोलता है कि ये 2 और फीचर्स ऐड करके दो, और उसके साथ साथ मेरे वो पिछले वाले 50 भी चलने चाहिए, और ये नए 2 भी चलने चाहिए, और ये 2 के वजह से पिछले वाले डिस्टर्ब ना हो। तो उस केस में डेवलपमेंट सॉरी क्यूए मैनेजर्स क्या बोलते हैं क्यूएस को कि एक काम करो, डेवलपर ने जैसे ही ये दो दो फीचर्स को रन किया है, आप ये 2 फीचर को टेस्ट करो जो नए वाले हैं। और जो पुराने वाले 50 है जो कि क्रिटिकल है, कस्टमर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो हमने ऑटोमेशन करके रखा था वो ट्रिगर करके रख दो, और देखो वो 50 पास होते हैं क्या। मतलब क्या हुआ, 1 क्लिक पे 50 रन हो रहे हैं, और ये 2 पे फोकस कर पा रहा है एक क्यूए बंदा, ताकि वो 2 की क्वालिटी एटलीस्ट इंप्रूव हो जाए। करेक्ट। तो ये होता है ऑटोमेशन का फायदा, कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्रिटिकल या फिर रिपीटेटिव टेस्ट केसेस हो, या फिर जो डिफिकल्ट हो मैनुअल में रन करने के लिए और ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले यूज केसेस हो, उसको हम एक बार ऑटोमेट करके रख दो और बार बार एग्जीक्यूट करो विदाउट एनी टेंशन। ठीक है। तो ये सारी की सारी टेस्ट केसेस हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, उसका फायदा भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि भाई तुम ये गलत बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट करो तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे याद से कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या सही लग रहा है और क्या क्या गलत लग रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। और अभी ये कौन सी टेस्ट केसेस सुटेबल नहीं ऑटोमेशन के लिए। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, ऑटोमेशन में जितना हम फीड करेंगे उतना ही वो टेस्ट करेगा। सबसे प्राइमरी ड्रॉबैक ये है, अगर हमने 50 यूज केसेस ऑटोमेट किए तो वो 50 ही ऑटोमेट करके टेस्ट करेगा। वो एडिशनल 51 एडहॉक टेस्टिंग बोलते हैं उसको, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग बोलते हैं, कि अपने मन से कुछ और टेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है ना कि मैंने अगर यहाँ पे 10 फीचर लिख के रखे हैं, लॉगिन करो, पासवर्ड गलत डालो, उसके बाद रिमेम्बर मी पे क्लिक करो, बटन पे क्लिक करो, क्लोज पे क्लिक करो, ये सारे मैंने लिख के रखे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और टेस्ट केस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बीच में बैक स्पेस दबा के देखो 10 बार, स्पेस बार को दबा के देखो 10 बार, राइट। या फिर वो चालू सेशन को एक बार ब्राउजर क्लोज कर दो, मशीन बंद कर दो। तो ये सारी जो एडॉक टेस्टिंग होती है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जिसे एडिशनल टेस्टिंग कहते हैं,
वो ऑटोमेशन कभी भी कैच नहीं कर पाएगा, ना ही वो कर पाएगा। ठीक है। और जब अगर समझ लो कोई रिक्वायरमेंट है वो बार बार चेंज हो रही है, आज मैंने एक फीचर दिया, कल कस्टमर ने बोला कि दूसरा करो, फिर उसके बाद बोला तीसरा करो, तो ये जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी चेंजिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें भी ऑटोमेशन टेस्टिंग काम में नहीं आती है। तो ये थ्योरी आप एक बार याद कर लो, थ्योरी आपके लिए हाई लेवल है, ये शायद कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिंग क्या होती है, कौन सी टेस्टिंग होती है, क्यों होती है, और हम यूजुअली क्या टेस्ट करते हैं। ठीक है। और अभी जो मैंने ये आपको यही भी बताया था ना कि कोड लिखो सेलेनियम पे, इसके बाद ये सारी चीजें, ये होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रोसेस। ये हो गया नॉर्मल टेस्टिंग की प्रोसेस, और ये होगी ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रोसेस। लेकिन मैंने यहाँ पे मर्ज इसलिए किया है क्योंकि देखो, अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर भी हो, समझ लो वो भी ऑटोमेशन टेस्टर हो, ठीक है। अभी दो प्रकार की कंपनियां होती है। पहली कंपनी होती है जहाँ पे क्यूए नाम का एक रोल होता है, या फिर क्यूसी नाम का रोल होता है। आप रोल कुछ भी हो सकता है कंपनी में, आप रोल पे मत जाओ। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप ही हो क्यूए और क्यूसी, इसमें आपको दोनों काम करना है, मैनुअल भी करना है और ऑटोमेशन भी करना है। तो आजकल 80% केसेस में यही होता है कि एक ही बंदा दोनों काम करता है। लेकिन दूसरी कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे क्यूए इंजीनियर नाम का रोल होता है, ठीक है, एंड क्यूए नाम का रोल अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप क्यूए इंजीनियर हो, क्यूए इंजीनियर हो, तो आपको सिर्फ ऑटोमेशन करना है। अगर आप क्यूए हो, क्यूए एनालिस्ट कहते हैं उन्हें, क्यूए एनालिस्ट अगर हो, तो आपको सिर्फ मैनुअल करना है। ठीक है। तो इस तरह के रोल में क्या होता है, इस तरह के रोल में मैंने जो आपको बताया, आपका काम इतना ही है, कोड लिखो, फ्रेमवर्क देखो या फिर टूल देखो, सबमिट करो, CI/CD पाइपलाइन से रन करो, उसके फेलियर आइडेंटिफाई करो, अगर पास हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको ऑटोमेट करो, फिर से रिपेयर करो। ये होता है क्यूए इंजीनियर का काम। ठीक है। लेकिन ये क्यूए क्यूसी या फिर क्यूए एनालिस्ट का रोल क्या होता है, ऑटोमेशन तो करना ही है, जो मैंने यहाँ पे बोला, जो हो गई ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप, और उसको रिग्रेशन टेस्ट केस को मेंटेन भी करना होता है ऑटोमेट किए हुए। लेकिन अगर आप क्यूए क्यूसी वाले रोल में हो जिसमें दोनों काम आपको करना है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना होता है कि ऑटोमेशन करके छोड़ दिया, उसमें आपको टेस्ट केसेस लिखने भी होते हैं, टेस्ट प्लानिंग का पार्ट भी बनना पड़ता है, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट भी करना होता है मैन्युअली, एक बार मैन्युअली रन करने के बाद उसको ऑटोमेट भी करना होता है, ऑटोमेट करने के बाद उसको रिग्रेशन को रन करके अगर कुछ बग्स आते हैं तो उसको मेंटेन भी करना है। और अगर मेंटेन करते हैं और उसके बाद कुछ नया फीचर आता है सॉफ्टवेयर में, तो नए फीचर को भी आपको 100% ऑटोमेट करके रखना है। तो कुछ कुछ कंपनीज में एक ही बंदा दोनों काम करता है, और कुछ कुछ कंपनी में डेडिकेटेड रोल होता है, एक होता है क्यूए इंजीनियर का, एक होता है क्यूए एनालिस्ट का, सेपरेट सेपरेट रोल होता है। ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, टेस्ट टूल सिलेक्शन से लेके, प्लानिंग से लेके, एग्जीक्यूशन से लेके, उसका स्कोप डिफाइन करने तक, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने से लेके उसको मेंटेन करने तक, और नए फीचर को लिखने से उसको न्यू फीचर का मेंटेन करने तक भी, ये सारा काम एक टेस्टिंग ऑटोमेशन के प्रोसेस में आता है। ओके। ओके। अभी ये तो मैंने जो आपको अभी मैंने बताया ना वही है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम टेस्ट केस जो एग्जीक्यूट करते हैं टेस्टिंग में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में, तो जैसे हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग में फ्रेमवर्क डिजाइन होता है, फ्रेमवर्क का मतलब कैसे होता है, हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं कि अगर मुझे टेस्ट केस लिखनी है तो मुझे प्री रिक्विजिट पता होनी चाहिए, और प्री रिक्विजिट फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद मेरे पास एक्चुअल स्टेप्स होनी चाहिए, उसके बाद मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट जो है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो भी होना चाहिए, और अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट गलत आता है सही आता है उसको मेंशन करने की जगह भी होनी चाहिए। अगर कुछ उसके अराउंड कोई बग रिपोर्ट किया हुआ है, तो वो बग को उस टेस्ट केस को लिंक करने के लिए कुछ फील्ड होनी चाहिए, और उसको अगर पास फेल किया है तो उसको पास और फेल करने के लिए कुछ फील्ड्स होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये दिस इज द मैनुअल टेस्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क में कौन सी है, अभी देखो, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, दो चार पांच तरह के फ्रेमवर्क हो सकते हैं। मतलब देखो, अभी मेरे पास डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है, ठीक है, कुछ कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क है, आपने नाम सुना होगा, राइट। एक होता है डेटा ड्रिवन, एक होता है कीवर्ड ड्रिवन, एक होता है मॉड्यूलर, एक होता है हाइब्रिड। अभी डेटा ड्रिवन क्या होता है, कीवर्ड ड्रिवन क्या होता है, मॉड्यूलर क्या होता है, और हाइब्रिड क्या होता है, ये काफी इन डेप्थ सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ऑटोमेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। अभी नया वीडियो में वही डालूंगा, लेकिन उससे पहले जावा के बेसिक्स भी समझना जरूरी है, तो उसका भी मैं वीडियो डाल के रख दूंगा। लेकिन आप हाई लेवल पे समझ लो कि जैसे हमारे पास मैनुअल का फ्रेमवर्क रेडी है,
कि यहाँ पे ये डालो, वहाँ पे वो डालो, यहाँ पे ये डालो। तो ऑटोमेशन के लिए भी हमें कुछ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो बार बार थोड़ी मैं नया नया यूजर बनाऊंगा सिस्टम में। तो मेरे पास एक सिस्टम, एक स्क्रिप्ट में कुछ डेटा लिखा हुआ था प्रॉपर्टी फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में, जहाँ पे मैं नाम लिख के रखता हूँ XYZ, पासवर्ड लिख के रखता हूँ 1 2 3। और जब भी मेरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन होती है तो वहां से वो उठाती है डेटा और उस डेटा का यूज करके लॉगिन करती है या आगे की एक्शन परफॉर्म करती है। कभी कभार मैं किसी एक्सेल फाइल में डेटा भर के रखता हूँ तो वो एक्सेल फाइल को रीड करती है और वहां से डेटा पिकअप करके अपना अपना एग्जीक्यूशन करती है। वहां पे मैं कभी कभार लिखता हूँ कि 10 मिनट का गैप लो, तो वो 10 जो वैल्यू है हार्ड कोडेड, वो हार्ड कोडेड ना रखते हुए मैं मेरे डेटा सीएसवी, एक्सेल या फिर प्रॉपर्टी फाइल में रख देता हूँ। तो ये जो सारा का सारा एक सिस्टम होता है कि कहाँ से कहाँ जाना है और कहाँ से डेटा रीड करना है, और कौन से बिहेवियर ड्रिवन रहना है, डेटा ड्रिवन रहना है या फिर कीवर्ड ड्रिवन रहना है अपना फ्रेमवर्क। तो ये सारी चीजें हम जहाँ पे और जिस फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेमवर्क। और एक्चुअल फ्रेमवर्क कैसे काम करता है वो थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लगेगा। लेकिन आप सिर्फ नाम याद रखो, जो मैंने अभी आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ उसे आप नाम याद रखो। जावा, सेलेनियम, गिट, मैविन, जेनकिंस। फ्रेमवर्क में डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, मॉड्यूलर, हाइब्रिड, ये नाम याद रखो। टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन, उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद स्कोप मैनेजमेंट ऑफ ऑटोमेशन, उसके बाद टेस्टिंग टूल का आइडेंटिफिकेशन। ये सारे वर्ड्स याद रखो, क्योंकि ये वर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कुछ आ रहा है और आपकी ग्रिप आगे जाके स्ट्रांग होगी। ठीक है। उसके बाद ये तो हाई लेवल में आपको इंट्रो ले रहा हूँ आज के इसमें, क्योंकि मैंने आपका आज का नाम ही दिया है ऑटोमेशन टेस्टिंग की बेसिक आइडिया। इसके अलावा मैं आपको आज कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे 15-20 मिनट चले जाएंगे। लेकिन आपको आइडिया आनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। तो अभी सबसे पहला और सबसे आखिरी क्वेश्चन सब लोग ये पूछते हैं कि टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो अब यहाँ पे देख लो, 70% फास्टर होता है, वाइडर टेस्ट कवरेज अब एप्लीकेशन फीचर होता है, उसके रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं। उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी सेम होती है क्योंकि बार बार चेंज नहीं होती है। उससे टाइम भी बचता है और रिसोर्सेज के पैसे भी बचते हैं। एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। उसके बाद हम बार बार सेम चीज फ्रिक्वेंटली टेस्ट कर पाते हैं विदाउट एनी डिफेक्ट और विदाउट एनी फ्लॉ, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि बार बार कोई एक काम नहीं कर सकता है, लेकिन ऑटोमेशन को कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा रन करो, 10 बार रन करो, 15 बार रन करो, वो करते रहेगा। और उससे स्पीड भी बढ़ती है, इसलिए अर्ली टू मार्केट होता है। मतलब अगर मार्केट में हमें डिलीवर करना है तो अगर 50 टेस्ट केसेस को एक दिन में रन करना है तो शायद आदमी नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन कर पाएगी, 10 घंटे में पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके दे देगी हमें। तो इसलिए अर्ली टाइम टू मार्केट होता है। तो हम और कौन से ऑटोमेशन टेस्टिंग के टाइप्स हैं। पहला है स्मोक टेस्टिंग, ये तो आपको पता है। यूनिट टेस्टिंग, मतलब जो भी हमारे टेस्टिंग थे, स्मोक टेस्टिंग से लेके यूनिट टेस्टिंग से लेके ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, फंक्शनल, इवन नॉन फंक्शनल भी आजकल आता है क्योंकि एपीआई टेस्टिंग का एक पार्ट है। तो नॉन फंक्शनल भी आप पकड़ लो। तो ये सारे टेस्टिंग हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो और इसलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग के फायदे बहुत है। इससे स्पीड बढ़ती है, काम की स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, रिपीटेटिव वर्क भी विदाउट इन एफर्ट्स कर पाते हैं, टेस्टिंग का खर्चा बचता है और काफी चीजें हो सकती है। तो ये है ऑटोमेशन टेस्टिंग की बेसिक आइडिया। लेकिन मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के बेसिक आइडिया के बाद अभी हम थोड़ा सा आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिसमें हम जावा, सेलेनियम, जावा के प्रोग्रामिंग, गिट क्या होता है, जेनकिंस क्या होता है, मैविन क्या होता है, एक्लिप्स में हम कोड लिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे एक वन बाय वन वीडियो में। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगती है, मेरे बोलने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो मुझे ज़रूर बताओ। और इस पर्टिकुलर पीपीटी को मैंने जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये मैं अपलोड करके रख दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके गाइज, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और जो भी आपको लगता है, आपकी दिल की बातें, जो भी क्वेश्चन हो, मुझे प्लीज़ शेयर करो, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ और अपने चैनल को और ज़्यादा प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।